सो नेक्स्ट डिस्कशन जो है दैट इज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, या वी ऑल्सो कॉल इट एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। नाउ कोई भी सेल हो उसके पास सेल मेम्ब्रेन का कवरिंग तो होगा ही, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल और इट्स अ यूकैरियोटिक सेल। तो हर ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन होगा, प्लस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है। तो हम लोग को अलग अलग नहीं पढ़ना है, सिर्फ माइनर कुछ डिफरेंसेस होंगे वो हम लोग को ध्यान में रखना है कि बैक्टीरियल सेल का मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है और यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में, मतलब हमारे में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस है। तो सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रक्चर दिए थे। एक स्ट्रक्चर जो था वो दिया था सैंडविच मॉडल। उस सैंडविच मॉडल के हिसाब से बोला कि लिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन का वो सैंडविच होता है बिटवीन टू प्रोटीन्स। तो लिपिड जो है वो सैंडविच का स्टफिंग है और प्रोटीन जो है वो ब्रेड है, तो उसमें सैंडविच होता है। तो ऐसा ये मॉडल दिया था दो साइंटिस्ट ने, डेविसन एंड डेनियली ने, लेकिन वो मॉडल रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा मॉडल दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बाय साइंटिस्ट रॉबर्टसन, और उसने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन वो मॉडल भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं करता है बराबर से फंक्शंस को। सो द ओनली मॉडल दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो हम लोग मॉडल जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, एंड दिस मॉडल वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकलसन, सिंगर एंड निकलसन इन द ईयर 1972। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर 1972 में दिया गया था। नाउ फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन का दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर इंग्रेडिएंट्स या थ्री मेजर कंपोनेंट्स, जिसमें एक कंपोनेंट जो है दैट इज लिपिड्स। सो दिस इज द वन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो है दैट इज प्रोटीन्स, एंड थर्ड कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए जब भी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स में तीनों इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, मतलब ये लाइफलेस मॉलिक्यूल्स नहीं, लाइफ या सेल के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन किया है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में तो है ही, बट मेनली जो बाउंड्री है उसमें भी ये कंपोनेंट्स का प्रेजेंस है, जिसमें लिपिड्स का कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 40% इन द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स का कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 52% टू 58%। अलग अलग सेल्स में अलग अलग रेंज ऑब्जर्व किया गया, बट मोर देन 50% है ही। एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज अराउंड 1 to 2%। तो अगर ये 58% या 40% ले ले तो 98% तो यही दो हो गए। तो कार्बोहाइड्रेट्स इज हार्डली 1 to 2%, बराबर। 52% ऑफ प्रोटीन्स इज फाउंड इन आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स, और बाकी कुछ सेल्स में 58% तक प्रोटीन्स का प्रेजेंस होता है। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट को हम लोग को डिस्कस करना है, और वो तीनों का प्रेजेंस कैसा है वो हम लोग को भी समझना स्टार्ट करें, बराबर। तो जो भी सेल रहेगा उसका जो कवरिंग है दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये मेम्ब्रेन जो है उस मेम्ब्रेन में लिपिड्स का प्रेजेंस होता है एज अ समुंदर, मतलब सी, देयर इज सी ऑफ लिपिड्स, और इस सी ऑफ लिपिड्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स जो बर्फ के गोले की तरह प्रेजेंट होता है। तो इसको बोला गया इस मॉडल को एज प्रोटीन आइसबर्ग्स, प्रोटीन के बर्फ के गोले, किसमें? लिपिड्स के समुंदर में, इन सी ऑफ लिपिड्स, बराबर। तो ये स्ट्रक्चर को डिस्कस करना स्टार्ट करते। तो यहाँ पे जो लिपिड्स का प्रेजेंस है, दिस लिपिड इज प्रेजेंट एज अ लिपिड bilayer, and इस लिपिड बाइलेयर में वन ऑफ द लिपिड दैट इज प्रेजेंट इज नोन एज फॉस्फोलिपिड्स। सो फॉस्फोलिपिड्स इज प्रेजेंट इन द लिपिड बाइलेयर। ये बाइलेयर का अपीयरेंस कैसा होता है? तो बाइलेयर में ये एक लेयर ऐसा अपीयर करता है, एक लेयर ऐसा अपीयर करता है, और दूसरा लेयर ऐसा अपीयर करेगा, ओके। तो अगर इंडिविजुअल लेयर को देखे तो इंडिविजुअल लेयर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ दिस पार्ट विच इज नोन एज द हेड ऑफ द लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड का हेड। एंड ये दो स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग बोल लेते हैं एज द टेल। सो फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ अ हेड एंड टू टेल्स, एंड हेड एंड टेल कैसे अटैच्ड है? राइट एंगल्स, अगेन परपेंडिकुलर है, बराबर। और ये सपोज आउटर साइड है और ये इनर साइड ऑफ द लेयर है, उसमें अरेंजमेंट कैसा है? हेड टेल टेल हेड,
तो एंट्रेंस में तुम लोग को डायग्राम भी दिया जाएगा जहां पे ये शायद फ्लिप कर दिया हो या इसको उल्टा रखा हो, तो ऐसा अरेंजमेंट ही लिपिड का बाइलेयर बनेगा. सो टेल्स आर फेसिंग ईच अदर एंड हेड इज ऑन द आउटर साइड एंड द इनर साइड. ये हेड जो होता है, ये हेड होता है हाइड्रोफिलिक. द हेड इज हाइड्रोफिलिक. हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर. फिलिक का मतलब क्या होता है? एफिनिटी, अट्रैक्शन, लव. मतलब ये हेड जो है ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा. ये हाइड्रोफिलिक हेड है. लेकिन टेल जो है ये रिवर्स है. टेल जो है इट इज हाइड्रोफोबिक. फोबिया का मतलब होता है फियर. तो ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करेगा पास करने के लिए, जबकि हेड अट्रैक्ट कर रहा है. जो हाइड्रोफिलिक हेड है उसको हम लोग पोलर हेड भी बोलते हैं, बिकॉज एक्वेस सब्सटेंसेस को अलाउ कर रहा है. और ये हाइड्रोफोबिक है, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं एज नॉन पोलर. सिंस फॉस्फोलिपिड में एक पार्ट पोलर है एक पार्ट नॉन पोलर है, इसके लिए इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं एज एम्फीफैटिक. एम्फीफैटिक मीन्स हैविंग बोथ द टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, पोलर ऑल्सो नॉन पोलर ऑल्सो. ओके, अभी सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो रहेगा उसको अट्रैक्ट करेगा, हेड का पार्ट. लेकिन टेल जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है पास होने के लिए. इसीलिए ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस टू व्हाट? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को पास नहीं होने देगा. तो इट इज ऑफरिंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू सब्सटेंसेस टू पास थ्रू. इसीलिए जो सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल फेल हो गए एक्सप्लेन करने को, ये मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो ये टेल ऑफर कर रहा है, इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग बोलते हैं इट्स अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन परमिशन देता है सिलेक्टिव चीजों को ये पास होने के लिए. कोई भी चीज आ जा नहीं सकता. ओनली यूजफुल सब्सटेंसेस विल बी अलाउड. टॉक्सिक सब्सटेंसेस को यूजुअली सेल प्रिवेंट करेगा. किसकी वजह से? हाइड्रोफोबिक टेल की वजह से. समझ में आया? सो ये कंटिन्यूअस अरेंजमेंट है, इसीलिए ये अरेंजमेंट लगता है लाइक अ मोजाइक पैटर्न. जैसे टाइल्स का मोजाइक अरेंजमेंट है, ऐसा ही मोजाइक पैटर्न लिपिड्स के अलावा प्रोटीन्स का भी होगा. प्रोटीन्स को भी डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग लिपिड्स का डिस्कशन कंप्लीट कर रहे हैं. बराबर. तो ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर का डिस्कशन हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट इस टेल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ unsaturated hydrocarbons. That means there is presence of unsaturated fatty acids. जो लिपिड्स रहते हैं उसमें सैचुरेटेड भी होता है, अनसैचुरेटेड भी होता है. लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है ना, केमिस्ट्री के हिसाब से याद रखना है, दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर. सैचुरेटेड सॉलिड्स होते हैं बट अनसैचुरेटेड लिक्विड्स. ये लिक्विड्स है, इसीलिए लिपिड जो है फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द सेल मेम्ब्रेन. तो ये जो थोड़ा बहुत लूज कंसिस्टेंसी है, फ्लूइडिटी, ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या हाइड्रोकार्बन्स. किस में है? टेल पार्ट में. इसीलिए इस मॉडल को क्या बोला है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल. तो मोजाइक अरेंजमेंट ये लिपिड्स और प्रोटीन्स का होगा, साथ में टेल का ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्लूइडिटी भी देगा. इसीलिए इस बिहेवियर को भी कॉल इट एज क्वाजी फ्लूइड नेचर. क्वाजी मतलब फ्लूइड लाइक, टोटली पानी जैसा नहीं है. It is not totally liquid only, but it is offering a little bit movement that is possible. और ये मूवमेंट किसको देगा? प्रोटीन्स को देगा. याद रखना कि प्रोटीन्स को मूवमेंट अलाउ करेगा. तो सिंस जितना प्रोटीन का मूवमेंट होगा उतना ये लिपिड फ्लूइड है, ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. सो एंट्रेंस में पूछा है कि लिपिड्स का फ्लूइडिटी कितना है, वो मेजर कैसे करोगे? तो इट इज मेजर्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स. सो मूवमेंट of proteins is going to describe the measure of fluidity of the cell membrane और phospholipid bilayer का. तो प्रोटीन्स का मूवमेंट होगा, और प्रोटीन का मूवमेंट कैसे होगा? साइडवर्ड मूवमेंट्स होगा. साइडवर्ड मूवमेंट्स. तो यहाँ पे प्रोटीन्स ऐसे ये घूम सकते हैं, they can move. So this movement is nothing but the lateral movement of proteins. lateral movement या lateral diffusion of protein हो सकता है. बराबर. फॉस्फोलिपिड्स में, लिपिड बाइलेयर में और एक कंपोनेंट होता है, और वो कंपोनेंट तुम लोग को याद रखना है, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल सुना रहेगा.
और ये कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, तो ऐसा लिपिड बायलेयर में ऐसा कोलेस्ट्रॉल का भी कुछ कंपोनेंट रहेगा। दिस कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करता है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या? टफनेस। द रिजिडिटी टू सेल मेम्ब्रेन, द टफनेस इज प्रोवाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो सिर्फ लिपिड्स फ्लूइड जैसा नहीं है, वो टफनेस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो कोलेस्ट्रॉल है। मैंने क्या बोला? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम है, कुछ डिफरेंसेस याद रखने। तो डिफरेंस में याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, मतलब बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। तो फिर उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कौन करेगा? तो उसके एब्सेंस में दे हैव प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल नोन एज होपानॉइड्स। याद रखना है, होपानॉइड्स विच आर नोन एज पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल्स। अपने को ऐसा कोई केमिकल स्ट्रक्चर याद नहीं करने का है कि केमिस्ट्री में कैसा दिखेगा, ये स्टेरॉइड कैसा अपेयर करेगा, पेंटासाइक्लिक। सिर्फ स्ट्रक्चर का नाम याद रखना है। प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल के बदले क्या है? होपेनॉइड्स विच आर व्हाट? पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल्स। बराबर। तो फिलहाल डिस्कशन मेरा कंप्लीट हुआ है लिपिड्स के पार्ट का। 40% है फॉस्फोलिपिड से बना है, हाइड्रोफिलिक हेड है, 2 हाइड्रोफोबिक टेल है, एंड ये हाइड्रोफोबिक टेल मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए उसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। उसमें जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है विच आर लिक्विड्स विच प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी, और ये फ्लूइडिटी को मेजर करने के लिए वी हैव टू मेजर द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर है? सो आफ्टर लिपिड्स, ये पूरा लिपिड का बायलेयर हो गया। इस लिपिड के अलावा नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑफ द प्रोटीन्स। नाउ प्रोटीन्स जो होंगे, ये प्रोटीन्स 2 तरह से सेल मेम्ब्रेन पे अटैच्ड है। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एक्सटर्नली known as extrinsic proteins, and some of the proteins are present internally known as intrinsic proteins. So proteins का जो presence रहेगा उसमें कुछ proteins बाहर की तरफ है known as extrinsic proteins, and some of them are present internally known as intrinsic proteins. ये जो classification किया गया है वो classification किया गया depending on their ease of extraction, मतलब कितना easily निकल जाएंगे या फिर कितना टाइटली अटैच्ड है। तो एक्सट्रिंसिक जो बाहर वाले ना वो इजीली निकल सकते हैं, मतलब दे आर वेरी लूजली अटैच्ड, बट इंट्रिंसिक जो अंदर है वो टाइटली बॉन्डेड रहेंगे। सो दिस इज द एक्सट्रिंसिक, दिस इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। अभी ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का काम क्या रहेगा? ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है, इट मेनली एक्ट्स एज अ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर की तरह एक्ट कर सकता है। हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे ग्लैंड्स है ना हार्मोन सिक्रेट करते हैं। जैसे एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। अभी ग्रोथ हार्मोन को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे जाके एक्शन दिखाना है? तो वो दूसरे ऑर्गन के टिश्यू के सेल के मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर रहेगा, उस रिसेप्टर के साथ वो हार्मोन बाइंड करेगा। तो ग्रोथ हार्मोन जो काम करेगा वो बोन्स के रिसेप्टर पे काम करेगा या मसल पे ऐसा रिसेप्टर काम रहेगा और वहां पे उसका सेल डिवीजन शुरू करेगा। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एक्ट्स एज अ रिसेप्टर और इट कैन हैव enzymatic activity. So it can be having an enzymatic role or it could be acting as a receptor. Okay? Intrinsic proteins वैसे ही similarly अंदर की तरफ ये enzymatic activity या receptor की तरह काम कर सकते हैं, बराबर। दूसरे टाइप के जो intrinsic proteins होते हैं, वो कुछ intrinsic proteins are completely embedded in the cell membrane. ये तो क्या है, एक ही पार्ट से attached है, लेकिन कुछ proteins जो होते हैं वो proteins पूरा सेल मेम्ब्रेन में ऐसे अटैच्ड है। तो ऐसे कंप्लीटली अटैच प्रोटीन्स जो होते हैं, इन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को हम लोग बोल लेते हैं चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस का एंट्री एग्जिट हो सकता है। क्योंकि हमने क्या बोला, लिपिड जो है उसका टेल हाइड्रोफोबिक है, वो चीजों को अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब इसके थ्रू सब्सटेंसेस कैन कम इन एंड कम आउट, वो भी सिलेक्टिव सब्सटेंसेस ही। तो सिलेक्टिव सब्सटेंस के लिए ये चैनल प्रोटीन्स है। इन चैनल प्रोटीन्स को वी ऑल्सो कॉल इट एज टनल प्रोटीन्स। मेक सेंस, टनल जैसा है। या फिर उसको हम लोग बोलते हैं एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, क्योंकि पूरे मेम्ब्रेन में कंप्लीटली एम्बेडेड है। तो कुछ इंट्रिंसिक लूज या टाइट हो, बट कुछ तो ट्रांस मेम्ब्रेन है विच ऑन एज चैनल प्रोटीन्स या टनल प्रोटीन्स।
उसके अलावा कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो ऐसा अपीयर करते हैं, ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन है, लेकिन ऐसे भी कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम लोग बोल लेते हैं पंप, वी कॉल देम एज पंप। ये भी एक तरह का कैरियर प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन में एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक में भी टनल प्रोटीन्स या पंप का प्रेजेंस हो सकता है। अभी ये अलग अलग प्रोटीन्स हेल्प क्या करेंगे, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक का तो रोल मैंने बता दिया। चैनल प्रोटीन्स मैंने क्या बोला, सब्सटेंसेस को अंदर बाहर आने जाने में हेल्प करेंगे, मतलब ये हेल्प करेंगे इन डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस। डिफ्यूजन क्या होता है, इट्स अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे सब्सटेंसेस हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। अगर सब्सटेंसेस ऐसे ही अंदर बाहर जाए, ऐसे ही मतलब उसको किसी का जरूरत ना पड़े, तो उस डिफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन ऐसा डिफ्यूजन जहां पे चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन का फैसिलिटी चाहिए, तो ऐसे डिफ्यूजन को वी कॉल इट एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन सा डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो कैरियर प्रोटीन के थ्रू फैसिलिटेट, लेकिन यहाँ पे भी हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही होगा, एनर्जी का यूज इसमें भी नहीं होता, मतलब इसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट जरूरी है, और भी कुछ चैप्टर्स में आएगा या फिर केमिस्ट्री में भी आएगा। सो दिस इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पंप्स क्या करता है, पंप ये कैरियर प्रोटीन हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में, विच इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट जहां पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। एटीपी क्यों यूज होता है, क्योंकि यहां पे सब्सटेंसेस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। अगर कोई चीज लोअर टू हायर जाए तो वहां पे एटीपी का यूज होगा ही, और उसको वी ऑल्सो कॉल इट एज अपहिल ट्रांसपोर्ट, वी कॉल इट एज अपहिल। और जैसे मैंने बोला डिफ्यूजन क्या है, हायर टू लोअर है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एज डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं हो रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स भी हो गया। और सेल मेम्ब्रेन क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल है, बिकॉज ऑफ दिस कैरियर प्रोटीन्स लाइक चैनल प्रोटीन्स या फिर पंप। तो दोनों का मैकेनिज्म अपोजिट है, एक पैसिव कर रहा है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो आगे फ्यूचर में जब भी हम लोग बायोलॉजी में एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, तुम लोगों को क्लिक होना चाहिए, हाँ ये पंप और चैनल प्रोटीन के थ्रू हो रहा रहेगा। सिंपल डिफ्यूजन है तो किसी का जरूरत नहीं है, समझ में आया। तो प्रोटीन्स का रोल क्या क्या हो गया, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। लास्ट कंपोनेंट क्या बचा, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन पे ऐसा अरेंज रहेगा एज अ चेन, और ये कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट रहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ईदर एज ग्लाइकोप्रोटीन्स और दे आर प्रेजेंट एज ग्लाइकोलिपिड्स। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो भी इंडिविजुअल नहीं है, प्रोटीन या लिपिड के साथ ही आ रहा है, तो दे फॉर्म अ कॉन्जुगेशन, ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स। और तुम लोगों को पूछा है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो कौन सा टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है कि पॉलीसैकेराइड है। तो तुम लोग को याद रखना, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है दे आर प्रेजेंट एज ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। तो मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में रहेंगे, विच आर ओलिगोसैकेराइड्स। अब इनका फंक्शन समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका फंक्शन जो होता है दैट इज इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। एक सेल दूसरे सेल को पहचानेगा कैसे, ये ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन से, एंड विच इज ऑल्सो नोन एज सेल टू सेल इन अ वे कम्युनिकेशन। तो रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन में ये ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स हेल्प करेंगे। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल बहुत ही जल्दी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वापस से रिपीट होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि जो मेल गैमेट है स्पर्म सेल एंड फीमेल गैमेट है ओवम, ये दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कैसे करते, सो दोनों के सेल मेम्ब्रेन पे देयर इज प्रोडक्शन ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन्स। वो ग्लाइकोप्रोटीन जो ओवम सिक्रीट करता है उसका नाम है फर्टिलाइजन, उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है फर्टिलाइजन, प्रोड्यूस बाय द ओवम। एंड स्पर्म सेल जो है वो भी एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजन। और ये फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन जो है ये दोनों ही हेल्प करते हैं इन एडेशन ऑफ द गैमेट्स, इन रिकॉग्निशन। तो ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हो गया, और ये इतना अच्छा रिकॉग्निशन है जो हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक है। मतलब कोई भी स्पीशीज का हम लोग गैमेट्स लेके मिला नहीं सकते, हम लोग ने आर्टिफिशियली हाइब्रिड बनाए हैं, बट नेचुरली पॉसिबल नहीं है। नेचर स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स के बीच में रिएक्शन अलाउ करेगा। सो ये फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहे हैं।
दूसरा एक फंक्शन सेल टू सेल कम्युनिकेशन के हिसाब से एक एग्जांपल दे देता हूं कि जब भी सेल डिवीजन चालू होता है तो क्या होगा, नए नए सेल्स बनते जाएंगे, लेकिन जैसे ही सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगते हैं दे रियलाइज कि स्पेस क्या है, अभी खत्म हो रहा है, स्पेस अभी नहीं अवेलेबल है। तो जैसे ही सेल टू सेल कम्युनिकेट करेंगे तभी उनका एक प्रॉपर्टी हेल्प करता है उनको सेल डिवीजन रोकने के लिए, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। द प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट में आया मतलब इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट मतलब स्टॉप करेगा, क्या स्टॉप करेगा, सेल डिवीजन। करना भी चाहिए, जगह नहीं है, लेकिन कुछ डिफेक्टिव सेल्स में क्या होता है, वो डिफेक्टिव सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली लॉस्ट, और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अगर बंद हो गया तो क्या होगा, डिवीजन होते ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, और उस अनकंट्रोल्ड डिवीजन को भी कॉल इट एज ट्यूमर और कैंसर फॉर्मेशन। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी जरूरी है सो दैट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मेंटेन रहे। तो ये कम्युनिकेशन रिकग्निशन का मैंने फंक्शन डिस्कस किया। तो ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल है। जो लिपिड सॉल्युबल लिपोफिलिक सब्सटेंसेस है वो लिपिड से पास हो सकता है, लेकिन वाटर सॉल्युबल रहेगा वो इजीली पास नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोफोबिक टेल का पार्ट है। तो उन सब्सटेंसेस को पास होने के लिए चैनल प्रोटीन्स का प्रेजेंस है या पंप्स का प्रेजेंस है और कुछ रिसेप्टर और एंजाइम वगैरह का भी प्रेजेंस है। सेल टू सेल रिकॉग्निशन के लिए देयर इज दिस ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल डिस्कशन ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कहता हूँ कि ये लिपिड जो है ना, ये वाला इधर से टर्न होकर इधर भी आ सकता है और ये वाला ऐसा बाहर भी जा सकता है। इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप कौन दिखाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स दिखाते हैं। नीट में पहले क्वेश्चन आया है, तो फ्लिप फ्लॉप लिपिड्स दिखाते, प्रोटीन्स नहीं दिखाते। प्रोटीन्स लैटरल दिखाएंगे, ट्रांसवर्स नहीं दिखाएंगे, रोटेशन भी दिखा सकते हैं लेकिन ऐसा पास होके नहीं जाएगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप सिर्फ लिपिड्स दिखा पाए ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। तो लिपिड्स शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बट प्रोटीन्स डू नॉट शो दैट।